So hello and welcome everyone in the new session of class 9 with the new chapter that is atoms and molecule. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक को that is atoms and molecule और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट एटम की डिस्कवरी के बारे में, एटम क्या होता है और कौन कौन से साइंटिस्ट ने यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बनाने में और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो अपने इस चैप्टर को स्टार्टअप करते हैं विथ द टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में ना बहुत ही एंशियंट टाइम से ही कुछ ना कुछ बातें कही गई है। वो यहाँ पे है कि एंशियंट इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद प्रपोज दैट मैटर इज डिविजिबल यूनिट दैट इज टीनिएस्ट पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैटर के बारे में, मैटर इससे पहले हमने पढ़ रखा है कि एनीथिंग जिसके पास मास है, स्पेस है और वॉल्यूम है उसे हम मैटर डिक्लेयर करते हैं। तो हर एक मैटर का एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटिकस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल दैट इज एटम। ठीक है, तो ओवरऑल हमें ये एटम वर्ड मिला था ग्रीक वर्ड से। दीज आइडियाज वर फिलोसफिकल यूनिटल the 18th century when scientists began distinguishing element from the compound। ठीक है, और इसके बाद की सारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई तब से जब 18th सेंचुरी के बाद सारे एटम्स और कंपाउंड को हमने अलग अलग पहचानना शुरू कर दिया था। तब उसके बाद से यहाँ से हमारी बिगिनिंग होती है कि क्या एटम है, कैसे उसकी डिविजिबल होती है, क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है एटम में, क्या वो डिविजिबल है भी या नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें उसके बाद से कंटिन्यू होने लगती है। एंटोइन वॉन लेवाइजर एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री विथ हिज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ के बेसिस पे लेवाइजर ने अपनी मॉडर्न केमिस्ट्री की बिगनिंग की थी। वहाँ से हमारी मेन केमिस्ट्री इस चैप्टर की स्टार्ट होती है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कई सारे लॉ आते हैं। ठीक है, उसमें से हमारा पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कई सारे हमारे लॉज हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे क्या ये लॉ क्या कहता है कि हम किसी भी मास को क्रिएट नहीं कर सकते और किसी भी मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व इट। ठीक है, अब जब कोई भी चीज़ नई क्रिएट नहीं होगी और जब कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो वो जितनी थी उतनी ही रहेगी। ठीक है, बस उसका स्टेट या उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बट उसको कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉर बी क्रिएटेड। ये है हमारी मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसमें हम बेसिकली बस यही है कि हम मास को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको हम नया मास क्रिएट कर सकते हैं। मास हमेशा कंजर्व्ड होता है। ठीक है, सेकेंड अपना जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ दैट इज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि यहाँ पे ये बात कही जाती है कि हमने अगर कोई भी कंपाउंड लिया है तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट रहते हैं। वो चाहे किसी भी सोर्स से मिले हों, उससे हमें मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल वाटर की अगर हम बात करें, ठीक है, वाटर अगर हम अपने घर का पानी लें, उसके केमिकल फॉर्मूले को देखेंगे तो भी H2O ही रहेगा। ठीक है, हम अपने स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, वहाँ पे अगर हमने वाटर लिया है उसका फॉर्मूला देखेंगे तो उसका भी केमिकल फॉर्मूला H2O ही मिलेगा। और अगर हम कहीं और स्टेट में जाएं या किसी और कंट्री में जाएं, वहाँ पे अगर हम वाटर का फॉर्मूला देखेंगे तो भी उसका फॉर्मूला H2O ही मिलेगा। मतलब क्या कि हर जगह वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो उसके बाद ये लॉ हमारा बस यही कहता है कि कहीं से भी हमारा कोई कंपाउंड जो है वो कहीं से भी हो, किसी भी सोर्स से हो, उससे नहीं फर्क पड़ता। उसका जो एलिमेंट का पोजीशन है, जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वो हमेशा फिक्स्ड होता है। वो चाहे घर से वाटर लो, चाहे कहीं से भी वाटर है, तो उसका प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, वो हमेशा डिफिनिट होता है, डिफाइंड होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो एलिमेंट का जो कॉम्पोजिशन है वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है बाय मास, और वो चाहे किसी भी सोर्स से। ठीक है, तो ये हमारे 2 लॉ हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। इसके अलावा भी हमारे अलग से कई सारे लॉज हैं बट हमारे सिलेबस में
मेंशन नहीं है तो हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, तो और भी सारे लॉज होते हैं लेकिन वो हमारे यहाँ पे सिलेबस में है नहीं। तो हमारे सिलेबस में केवल ये 2 लॉ है और इन 2 लॉ के बारे में हम इतना जानेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हमारे बेसिकली यहाँ पे मेंशन 2 लॉज। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहाँ पे मास कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो हमेशा कंजर्व्ड होता है, ठीक है। और जो सेकेंड है हमारा कि कोई भी कंपाउंड किसी भी सोर्स से आया हो उससे नहीं फर्क पड़ता, बस उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स हमेशा फिक्स्ड मास में प्रेजेंट होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कभी घर से वाटर का केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो वो H2O है, और अगर हम अपने स्कूल में जाके वाटर का केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करें तो वहाँ पे H3O या H2O की जगह कुछ और हो सकता है, नहीं, ठीक है। तो इस लॉ का मतलब यही है कि हमारा कोई भी कंपाउंड है वो इस अर्थ पे से कहीं से भी लाया गया हो, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल फॉर्मूला है और मास है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। इसके बाद है हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हम एटम्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। एटम्स के बारे में स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा एटम्स को समझ लेते हैं, एटम्स क्या होते हैं। देखो, हमने बताया था कि हर एक चीज़ मैटर से बनी है, ठीक है। मैटर हमारे 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था, मैटर, ठीक है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में, है ना। ये 3 स्टेट में हमारा जो है मैटर एग्जिस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे इन तीनों स्टेट्स में क्या होता है कि इनकी भी सबसे एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। हर एक मैटर की अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट प्रेजेंट है, चाहे वो सॉलिड की हो, चाहे वो लिक्विड की हो, चाहे वो गैस की हो। और ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस मिला करके मैटर बना रहे हैं, ये भी किसी एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से मिल करके बने होते हैं, और उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। उसी स्मॉलेस्ट यूनिट को एटम कहते हैं, ठीक है। तो एटम क्या है? बेसिकली एटम इज नथिंग, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, ठीक है। तो एटम के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो एटम के बारे में हम लिख सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, चाहे वो कोई भी मैटर हो, गैसियस स्टेट में हो या लिक्विड या फिर सॉलिड, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर होता है कौन? एटम। और जो एटम होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसा हमारे डाल्टन ने कहा था। एटम के बारे में डाल्टन ने अपनी स्टेटमेंट्स दी थी कि हम एटम को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन बाद में क्या हुआ? एटम को हमने डिस्ट्रॉय किया और एटम से 3 नए नए पार्टिकल्स निकले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो पहले क्या है, अभी हमको इतना ही समझना है कि एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, ठीक है। और फिर उसके बारे में स्टेटमेंट दी थी डाल्टन साहब ने, और उन्होंने क्या बताया था वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे डाल्टन अंकल ने क्या बोला था कि एटम जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और उन्हीं एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे डाल्टन ने क्या क्या पॉस्टुलेट्स दिए थे। पॉस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट्स, क्या क्या बातें उन्होंने बताई थी एटम के बारे में, उसको हम बोलते हैं पॉस्टुलेट्स, ठीक है। तो डाल्टन ने एटम को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि जो एटम्स होते हैं, ऑल मैटर, ठीक है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स आर इंडिविजिबल, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो एटम, मतलब ये एटम के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि एटम को ये डिफाइन कर रहे हैं, और डिफाइन करते हुए क्या बोल रहे हैं कि एटम क्या होते हैं? किसी भी मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, जो कि इनडिविजिबल है, जिसको हम बांट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। इनडिविजिबल को हम ये भी कह सकते हैं नॉन डिविजिबल, ठीक है। इनडिविजिबल वर्ड्स को हम रिप्लेस करके नॉन डिविजिबल भी कह सकते हैं। इनडिविजिबल का मतलब जिसे डिवाइड ना किया जाए,
ठीक है, जो कभी भी डिवाइड ना हो पाए, लेकिन इनके बारे में कुछ ड्रॉबैक्स भी आएंगे। अभी इनकी स्टेटमेंट्स क्या है ये देखते हैं। इन्होंने पहली बात एटम के बारे में बोली कि एटम जो होता है किसी भी मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहा जाता है और वो डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब एटम ही सबसे छोटा है, ठीक है, इसको हम डिवाइड करके और इसके पार्टीशंस नहीं कर सकते। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें एटम को हम डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब क्या कि अगर कोई रिएक्शन सपोज चल रही है, सपोज ये है मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके बीच में कोई अलग से एलिमेंट हम क्रिएट नहीं कर सकते। जो एलिमेंट हम मिलाएंगे उसी से मिलता जुलता एलिमेंट हमको बाद में मिलेगा, ठीक है, जो जो एलिमेंट हम मिलाएंगे यहाँ पे ऐड करेंगे वही हमको मिलेगा, कोई और नया नहीं आ जाएगा। अब यहाँ मैग्नीशियम की जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ये मैग्नीशियम सोडियम में नहीं बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि हमारे जो एटम्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ऐसा नहीं है कि हम मैग्नीशियम को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर मैग्नीशियम के अलावा किसी और एलिमेंट का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कभी भी हम इसको केमिकल रिएक्शन में से किसी एक एलिमेंट को क्रिएट नहीं कर सकते, कोई एक नया एलिमेंट क्रिएट हो जाए, ठीक है, और कभी भी हम किसी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। फिर ये हमारी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम इन मास एंड प्रोपोर्शन। अब सपोज मैंने बोला कि ये एक आयरन रॉड है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि ये एक आयरन रॉड है, इसमें बहुत सारे एटम्स कंबाइन होकर के इसको बना रहे हैं, ठीक। तो ये सपोज छोटे छोटे ये क्या है, इसके आयरन के एटम, ठीक है, ये आयरन के एटम्स हैं, अरेंज हो गए हैं ये, और अरेंज होकर के ये एक सॉलिड मैटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक। अब इस आयरन की रॉड में बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, तो अगर मैं एक एटम ये लूँ और एक एटम ये लूँ, इन दो एटम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों के दोनों एटम कैसे होंगे, मास में सेम होंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में भी सेम होंगे। मतलब क्या कि अगर एक एलिमेंट हमने लिया है तो उसका कोई भी एटम ले लो, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके मास सेम होंगे। अगर ये दोनों एटम इसी मैटर के हैं या इसी एलिमेंट के हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। जो ये खाएगा पिएगा, जैसे ये रिएक्ट करेगा वैसे ही सेकेंड वाला एटम भी रिएक्ट करेगा, और वैसे ही सारे एटम्स रिएक्ट करेंगे जितने भी इस एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे। तो एक जैसी चीज़ में एक जैसे एटम पाए जाते हैं, मतलब ये कहने का है, ठीक है। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पोजेसेस डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली अगर सपोज मैं एक आयरन का रॉड लूँ, ठीक है, ये आयरन का रॉड है, और एक मैंने एल्यूमिनियम का रॉड ले लिया, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का रॉड है, सपोज ऐसे ले लेते हैं। ये मैंने एक दूसरा रॉड लिया है जो कि किसका बना है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम का रॉड है, ठीक, और इसमें आयरन का रॉड है, इसमें भी एटम्स प्रेजेंट हैं, इसमें भी बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। अब मैं एक एटम इसका लूँ और एक एटम आयरन का लूँ, दोनों एटम को अगर मैं कंपेयर करूँगी तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, जो आयरन का एटम होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ आयरन के एटम की जैसी होगी, जो एल्यूमिनियम का एटम होगा उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के सारे एटम की जैसी होगी। तो मतलब क्या हुआ कि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। अगर एलिमेंट सेम है तो जितने भी एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम टू सेम, और अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो जितने भी एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी अलग होगी। अगर एक एलिमेंट का मैंने लिया सारा एटम, सपोज मैंने एल्यूमिनियम का सारा एटम ले लिया तो सारे एटम की प्रॉपर्टी सेम होगी। आयरन का सारा एटम लिया तो सारे एटम की प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन कुछ एटम मैंने आयरन के लिए, कुछ एटम मैंने एल्यूमिनियम के लिए, तो उससे क्या होगा, जब सबकी प्रॉपर्टीज़ को मैं कंपेयर करूँगी तो वो डिफ़र करेंगे, ठीक है, आपस में सेम होंगे लेकिन सामने वाले एटम की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहना है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एटम्स कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। अब ये एटम्स आपस में कंबाइन हो करके कुछ नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैग्नीशियम का 2 एटम
और ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन होकर के 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर द नंबर एंड द टाइप ऑफ एटम इन अ कंपाउंड आर कांस्टेंट, मतलब क्या कि हर एक कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम फिक्स होता है। ये नहीं कि अगर हमको वाटर बनाना है तो हम उसको H2O की जगह H3O कर लेते हैं। हमको एक वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए, हम उसमें 10 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं और 2 ऑक्सीजन। ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे या जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो एक फिक्स्ड नंबर में प्रेजेंट होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि H2O का फॉर्मूला हम अपनी मर्जी से इसको H2O की जगह पे H20O40 लिख दें, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर H40O20 कर लें, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, ठीक है। जो उसका फॉर्मूला है वो हमेशा फिक्स्ड होगा। जब भी यूज होगा नेचुरल फॉर्मूला ही यूज होगा, जो एक्चुअल में केमिस्ट लोगों ने प्रूव किया है वही फॉर्मूला यूज होगा। ये सारे फॉर्मूले यूजलेस हैं, वो वेस्ट है और वो एकदम से नॉन एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अगर हम अपने मन से फॉर्मूलाज को क्रिएट करने लगेंगे, वो भी अपने अमाउंट में ऐड करके हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को कंबाइन करने लगेंगे, तो वो कभी कभी ऐसा होगा या तो वो कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा या तो वो कंपाउंड को एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो हमारे केमिस्ट लोगों ने हमें बताया है, हम उसी फिक्स नंबर में एलिमेंट्स को कंबाइन करके नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी डाल्टन की स्टेटमेंट। डाल्टन ने इन स्टेटमेंट का यूज करके एटम को डिफाइन किया था कि एटम को कभी डिवाइड नहीं कर सकते। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। एटम का मास हमेशा फिक्स्ड होता है। सेम एलिमेंट से अगर मैंने एटम्स को लिया है तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी मास सेम होगी। डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं, उनके एटम को कंपेयर करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी डिफर करेगी बाय देयर मास, बाय देयर वेट, बाय देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। और एटम हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट में कंबाइन होते हैं, नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे हम किसी भी एटम को कंबाइन कराते टाइम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही किसी नए एलिमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और द नंबर एंड द टाइप ऑफ एटम इन अ कंपाउंड आर कांस्टेंट। किसी भी कंपाउंड में एटम का नंबर हमेशा फिक्स्ड होता है, वो उसी ही प्रोपोर्शन में हमेशा अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारे डाल्टन ने एटम को डिफाइन करते हुए इन स्टेटमेंट्स का यूज किया था, लेकिन उनकी सारी स्टेटमेंट सच नहीं थी। कुछ स्टेटमेंट ऐसी है इसमें जो बाद में चल के दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने डिसप्रूव कर दिया था। मतलब उन्होंने प्रूव कर दिया था कि उनकी कुछ बातें गलत हैं अपने एक्सपेरिमेंट के साथ। विद प्रूफ उन्होंने कहा कि आपकी कुछ स्टेटमेंट गलत है, और कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो अभी हमने पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो डाल्टन ने कुछ बातें जो बोली थी वो ये गलत साबित हो गई कि हमने जो कुछ बातें पढ़ी थी डाल्टन की, ठीक है, वो कुछ बातें गलत साबित हो गई थी। कैसे? वो ये 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें क्या हमको देखने को मिलेगा कि डाल्टन ने अभी कुछ स्टेटमेंट्स बताई थी जो अभी हमने देखी है, उसमें से कुछ स्टेटमेंट गलत हो गई थी और बाकी सारी सही थी। जो जो स्टेटमेंट गलत हो गई थी उसको दूसरे साइंटिस्ट ने बाद में प्रूव किया था, ठीक है, कैसे? अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत हुई थी वो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी ना वही रॉन्ग थी। जो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, लास्ट में उन्होंने एक वर्ड किया था जिसको मैंने कहा था कि नॉन डिविजिबल, वो इनडिविजिबल वर्ड कन्वर्ट हो गया डिविजिबल। मतलब पहले इन्होंने कहा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव किया कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू दियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब क्या कि डाल्टन ने पहले बताया था कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन बाद में अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिवाइड किया और छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको ब्रेक किया, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, ये बात दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने बताई थी, ठीक है। तो ये बात उनकी गलत हो गई थी, और जो भी पोस्टुलेट या जो भी स्टेटमेंट डाल्टन की रॉन्ग प्रूफ हो जाती है उसी को कहा जाता है ड्रॉबैक,
ड्रॉबैक का मतलब होता है कि जिस स्टेटमेंट की वजह से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है। तो एटम जो है हमारे डिविजिबल है उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट उनकी क्या डिस्प्रूव हुई थी, डाल्टन्स थ्योरी डजंट एक्सप्लेन आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट मासेस। मतलब क्या कि डाल्टन ने ये कहा था कि अगर एक एलिमेंट है, अगर सारे, मैंने एक Fe का सब्सटेंस ले लिया, एक एल्यूमिनियम का सब्सटेंस ले लिया, इसके एटम्स को अगर मैं एल्यूमिनियम के एटम्स के साथ कंपेयर करूंगी तो इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी, लेकिन अगर मैं Fe का कंपेयर करूंगी एल्यूमिनियम के साथ तो वो कभी भी सेम नहीं आएंगे, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज। लेकिन उन्होंने इस आइसोटोप वर्ड के बारे में नहीं बताया। मतलब क्या, आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट एक ही रहेगा लेकिन वो अलग अलग मास में वेरी करेगा। डाल्टन ने कहा था कि अगर सेम एलिमेंट है, ठीक है, जैसे सपोज मैं कार्बन का एग्जांपल लेती हूँ, कार्बन अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब अलग अलग आइसोटोप्स। एक होता है C12, ठीक है, एक होता है C16, C14। तो ऐसे वो अपने आइसोटोप, मतलब क्या कि इसे आइसोटोप क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखो एलिमेंट सेम है, दोनों के दोनों कार्बन, दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन जब एलिमेंट, डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या कि जब एलिमेंट सेम, एटॉमिक नंबर सेम, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम टू सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे सेम एलिमेंट अलग अलग मास में एग्जिस्ट करने लगा, ठीक है। तो इस बात से इनकी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई कि सेम एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसा नहीं है। सेम एलिमेंट है, कार्बन कार्बन दोनों है, लेकिन उसके बाद भी मास में वो वेरी कर रहे हैं, मास में अलग हो गए, ठीक है। तो उनकी ये बात भी गलत हो गई कि सेम एलिमेंट की सेम टू सेम प्रॉपर्टी होती है। डाल्टन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। तो एलिमेंट सेम होने के बावजूद यहाँ पे मासेस डिफर कर रहे हैं, इसका मतलब कि डाल्टन ने ये बात गलत कही थी, ठीक है, इसलिए वो उनके ड्रॉबैक में इंक्लूड हुई। और इसी को आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप क्या होता है कि जब एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उस टाइप के एलिमेंट को बोला जाता है आइसोटोप, ठीक है। आइसोटोप का मतलब सेम एटॉमिक मास, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आइसोटोप का मतलब सेम एटॉमिक मास बट different atomic number is called आइसोबार, ठीक है। और एक होता है सेम एटॉमिक मास and different atomic mass is called आइसोटोप। देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है आइसोटोप और एक होता है आइसोबार, ठीक है। ये है आइसोटोप और आइसोबार। एक और होता है आइसोटोन, लेकिन वो हमारे सिलेबस से आउट है। देखो दो वर्ड्स है, सिमिलर वर्ड है, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों ही बता दूं। एक ऐसा सब्सटेंस जहां पे एटॉमिक नंबर हमारा सेम हो और एटॉमिक मासेस अलग हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप, जो अभी मैंने कार्बन का केस बताया। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एटॉमिक नंबर अलग होता है लेकिन मास
सेम हो जाता है, उसको कहा जाता है आइसोबार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आइसोबार का एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मैं पोटेशियम ले सकती हूँ, ठीक है। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर 19, और आर्गन इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। ये इसकी जगह पे मैं कैल्शियम ले सकती हूँ, ठीक है, कैल्शियम। ये देखो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक का एटॉमिक नंबर 19 और एक का एटॉमिक नंबर 20। दोनों के एटॉमिक नंबर अलग है, दोनों के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स भी अलग है, ठीक है। वो आगे में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हमें क्या दिख रहा है कि दोनों के एटॉमिक नंबर अलग है, एक है 19 एक है 20। दोनों के एटॉमिक एलिमेंट सिंबल भी अलग है, दोनों एलिमेंट भी अलग है, लेकिन दोनों के मास सेम आते हैं, कितने, 40। दोनों के अगर मैं एटॉमिक मासेस को देखूंगी तो दोनों 40-40 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एटॉमिक नंबर अलग, एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग, एलिमेंट अलग, लेकिन मास सेम टू सेम। इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं आइसोबार। और जहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, बस मास में वेरी कर जाता है, उसको कहा जाता है आइसोटोप। और एक वर्ड होता है आइसोटोन, ठीक है। आइसोटोन, आइसोटोन का मतलब क्या, कि जो हमारे एटॉमिक नंबर हैं, एटॉमिक मासेस हैं, वो सेम टू सेम होते हैं। आइसोटोन में इक्वल हो जाता है, प्रॉपर्टी उनकी सेम हो जाती है। वो आइसोटोन की दूसरी ही कंडीशन है, वहाँ पे रहने ही दो, तुम्हारे सिलेबस से आउट है, ठीक है। लेकिन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये ध्यान में रखते हुए ये दो कंडीशन बनाई जाती है, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप, अगर एटॉमिक मास सेम है तो आइसोबार, ठीक है। तो ये हमारा दो कंडीशन बनता है, जिसके बारे में डाल्टन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, ठीक है। तो ये बात से ड्रॉबैक हो जाता है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन की ड्रॉबैक हो जाती है, डाल्टन इस बात को बताने में फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने उस बात को क्लैरिफाई कर दिया, और फिर हमारी जो क्लियरिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है एटम को लेकर के, कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम के अलावा भी उसके सब यूनिट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हम कुछ एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वर्ड में तब से यूज़ कर रही हूँ, एलिमेंट क्या होता है और एलिमेंट सिंबल्स क्या होते हैं। देखो एलिमेंट के बारे में बताऊँ तो एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कोई भी कंपाउंड हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम एलिमेंट्स को लेते हैं। जैसे अभी मैं बोलूं कि आयरन फॉइल, अगर मैं बोल रही हूँ आयरन, ठीक है, तो आयरन ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं उसके एक पार्टिकल की बात करूंगी तो वो आयरन का एटम हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या कि एलिमेंट क्या होते हैं, ये प्योर फॉर्म ऑफ मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर क्या, ये प्योरेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। और एलिमेंट्स को बहुत सारे एलिमेंट अलग अलग कंबाइन करके हम कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स के बारे में डाल्टन ने बताया था, इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ नोटेशन, ठीक है। और जिस वे से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वही वे को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट का सिंबल, ठीक है। एलिमेंट क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा एलिमेंट होता है, और एलिमेंट प्योर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसको हम अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एलिमेंट के बारे में जो स्ट्रक्चर है, मतलब अब हर जगह मुझे केमिकल रिएक्शन लिखना होता है तो मैं पूरा पूरा मैग्नीशियम ना लिख के ऐसे शॉर्ट में Mg लिख देती हूँ, ठीक है। शॉर्ट में O2 लिख देते हैं, शॉर्ट में H2O लिख देते हैं। तो ये सब मैं कैसे जान रही हूँ, इस वजह से जान रही हूँ क्योंकि मैंने इसका सिंबल पढ़ रखा है। तो वैसे ही सिंबल, इसके बारे में हम लोग को किसने बताया, बर्जीलियस, ठीक है, बर्जीलियस ने बताया। और बर्जीलियस से पहले हमको डाल्टन ने बताया था, जो कि वो कुछ स्ट्रक्चर्स रहता था ऐसा 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 करके, ठीक है। तो वो कुछ स्ट्रक्चर्स रहते थे डायग्रामेटिक, जिसको यूज़ करके हम पहले के टाइम पे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। बट नाउ हम कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके अब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ट्रिक हमको किसने दी थी, बर्जीलियस ने,
ठीक है, बर्जीलियस ने हमको ये ट्रिक बताई जिससे हम एलिमेंट्स को सिंबल, अल्फाबेटिकल सिंबल यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। पहले डायग्राम था थोड़ा सा, लेकिन वो नहीं है, लेकिन अब हम जो यूज करते हैं वो हमारा क्या है, बर्जीलियस का दिया हुआ सिंबल, जो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होता है। और ये कई कई बार तो ऐसा सिंबल होता है जो किसी भी एलिमेंट के सबसे फर्स्ट लेटर, उनके नाम के फर्स्ट लेटर से ही हो जाता है। ठीक है, और एक बात कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल दूसरे एलिमेंट के सिंबल से कभी भी मैच नहीं करता। ठीक है, अगर मैं कार्बन का बोल रही हूँ सी, तो क्लोरीन का सी नहीं होगा, कुछ और होगा। कभी भी एलिमेंट का सिंबल मिक्स मैच नहीं होता, इसलिए हमको और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट होता है। ए सिंगल लेटर, मतलब कभी कभी हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनके नेम वाइज। मतलब क्या, सपोज अगर कार्बन लिखा है तो उसका फर्स्ट लेटर है कार्बन सी, तो हम उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अगर दूसरा एलिमेंट आ गया सी से तो उसके लिए हम 2 लेटर्स यूज करते हैं। फिर अगर उससे भी मैचिंग होने लगती है तो फिर हम इस तरीके से उनके लैटिन नेम से उनके अल्फ़ाबेट्स को लेके आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स में सिंबल बनाते हैं, जिसकी वजह से ना हमको उनका नाम भी याद होने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंगल लेटर में बोरॉन का कैपिटल बी, ऑक्सीजन का कैपिटल ओ, इस तरीके से फर्स्ट लेटर यूज करके हमने इनका सिंबल बना दिया। ठीक है, अब एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का ये Al, ठीक है, क्लोरीन का ये C और L। ठीक है, तो ऐसे हम फर्स्ट स्टार्टिंग के लेटर्स को यूज करके अल्फ़ाबेट के सिंबल्स बना लेते हैं। और कभी कभी अगर हम उनके कॉमन नेम को यूज करके बना रहे हैं और उनके सिंबल्स मैच होने लगते हैं, 2 अलग अलग या 3-4 अलग अलग एलिमेंट्स के, तो हम उनके लैटिन नेम्स, उनके साइंटिफिक नेम का यूज करके वहाँ से हम उनके सिंबल्स को डेराइव कर लेते हैं। जैसे आयरन का था IR, वो हो सकता है आई से आयोडीन भी होता है, आई से आयरन भी हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको फेरम इसका एक्चुअल में नेम होता है, जिससे हमने इसको डेराइव कर लिया Fe, पहला लेटर F, दूसरा लेटर E, तो यहाँ से इसका नाम हमने डेराइव कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम है, सोडियम S से हमारा सल्फर भी हो रहा था, तो इसलिए हमने उसका सेकेंड नेम यूज किया और दैट इज नेट्रियम, और नेट्रियम से हो गया हमारा Na। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स के सिंबल्स को डेराइव करते हैं। और बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल हमको याद करने होंगे अगर हमको केमिस्ट्री में इंटर करना है। ठीक है, क्योंकि हर एक कदम पे अलग अलग रिएक्शंस मिलेंगी, और अलग अलग रिएक्शन के लिए हमको फिर क्या, अलग अलग, अब रिएक्शन के पूरा नेम थोड़ी लिखेंगे। अब मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, बड़ा सा नाम लिखने के बजाय हम छोटा छोटा सिंबल यूज करके अपने राइटिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा शॉर्ट टाइम भी होगा और रिएक्शन भी इजीली हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी आगे हम जब डिटेल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी सी रिएक्शन होती है और वो सीरियल वाइज चलती जाती है, तो उसमें हमको अगर नाम लिख लिख के करना होगा तो बहुत टाइम भी जाएगा और हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे। इसलिए हम सिंबल्स का यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमारी रिएक्शंस ईजी हो जाती है। ठीक है, फिर बात आती है एटॉमिक मासेस की। एटॉमिक मासेस, अब एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, देखो एक एटम है अगर, ठीक है, एक एटम है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। कोई एटम है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगी, कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मैटर का मास स्पेस वॉल्यूम होता है। तो ऑब्वियसली उस मैटर को कौन बना रहा है, उस मैटर को बना रहा है एटम, तो इस एटम का भी मास स्पेस वॉल्यूम होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके मास की बात करते हैं, तो एटम का अगर हमको मास कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब कोई भी एटम होता है ना, तो हम उसके एटॉमिक नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिस नंबर से सीरियल वाइज में वो रखा गया होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, उसका मास वो कितने मास पे है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मास और यहाँ पे नंबर। कभी कभी ये दोनों चीज़ें लेफ्ट साइड में ही रहती हैं, इधर एटॉमिक मास हो जाता है और एटॉमिक नंबर हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एटॉमिक मास को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हम इस रिप्रेजेंटेशन को कैसे दिखाते हैं, ये कोई एलिमेंट है X, तो इसका एटॉमिक मास हो गया Z और इसका एटॉमिक नंबर हो गया A। ठीक है, तो इस तरीके से हम
रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास अगर हमको कैलकुलेट करना हो, पता करना हो कि एटॉमिक मास कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो एटॉमिक मास क्या होता है, हमने पढ़ा ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि कोई भी एटम होता है तो वो इस टाइप के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। सपोज अगर ये कोई एटम है, ठीक है, तो ये उसमें है न्यूक्लियस। इस तरीके से जैसे हमारे बॉडी की सेल्स होती है बायोलॉजी में, वैसे ही एटम का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे बहुत सारे राउंड राउंड स्ट्रक्चर ऐसे बाहर से होते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा एटम। एटम ऐसा ही दिखता है। ये होता है एटम का न्यूक्लियस। ये एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे आउटर रिंग्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, जैसे होता है ना हमारे सोलर सिस्टम का अर्थ एक जगह पे फिक्स्ड, उसके अराउंड प्लैनेट, तो उसी तरीके से हमारे ये एटम का न्यूक्लियस एक जगह पे फिक्स्ड, उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट्स पे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये है न्यूट्रॉन, ये है प्रोटॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जो कोई भी प्रेजेंट होता है ना, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जो कोई भी न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होता है, उन दो स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर को, कोई भी जो जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, उन दो वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से न्यूक्लियॉन्स कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, और बाकी जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, इसीलिए हम उसको न्यूक्लियॉन्स नहीं कहते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियस के अंदर जो जो प्रेजेंट है वो हो गए हमारे न्यूक्लियॉन्स, और जो ऑर्बिट पे प्रेजेंट है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे आउटर एरिया पे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस एरिया को बोलते हैं ऑर्बिट। और जहाँ पे न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियॉन्स, और उसके बाहर जो ऑर्बिट है वहाँ पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो एटॉमिक मास क्या होता है वो पहले तो ये देख लो। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को लिया, ये है हमारा Fe, आयरन का रॉड, जिसमें से एक एटम को मैंने लिया, एक एटम ये बाहर हमने कर दिया, और इस एक एटम का क्या मास है, उस मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। द रिलेटिव एटॉमिक मास इज हाउ मेनी टाइम्स an atom of an element is heavier than 1/12 of mass of carbon 12 atom। मतलब एटॉमिक मास अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक एटम का कितना मास होता है, 1/12 टाइम्स ऑफ C12 एटम। मतलब क्या, एक एटम का, किसी भी एक एटम का मास कितना होता है, एक कार्बन 12। मैंने अभी बताया था ना कि आइसोटोप में एक होता है C12, एक होता है C14, है ना। तो जिस कार्बन के एटॉमिक मास का वेट आता है 12, उस कार्बन को C12 कहा जाता है, ठीक है। तो C12 कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसका 1/12 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। 1/12 ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटॉमिक मास के बाद हमारा स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल। एटम के बारे में हमने पढ़ा है ना, एटम के बारे में। तो जब एटम आपस में कंबाइन होने लगते हैं नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने के लिए, नए नए स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करने के लिए, तो वो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जब होता है तो वो कैसे? अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम और कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एटम जो है वो अनस्टेबल है, और वो स्टेबिलिटी पाने के लिए मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या, एक अकेला एटम ऐसे आयरन का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अनस्टेबल। वो हमेशा मॉलिक्यूल बनाएगा, अलग अलग ऐसे ऑक्सीजन का एक अकेला ऑक्सीजन का ओ ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अनस्टेबल है। वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा हमको, ठीक है। तो वो क्या है, हमेशा अपने आप को स्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल ही हमारे किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, और इनकी ये एबिलिटी होती है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम। एटम के कंपैरिजन में और मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? इसका आंसर यू विल डू इट, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में। कभी भी हमको H2O ऐसे नहीं, O ऑक्सीजन ऐसे कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी पाएगा कब? जब ये दो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक। अ सिंगल हाइड्रोजन एटम यानी कि H इज नॉट अ मॉलिक्यूल। इसे हम मॉलिक्यूल कभी नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक एटम है, ठीक है। जब H2 लिखा होगा तो होगा मॉलिक्यूल, और जब H लिखा होगा तो वो हो जाएगा हमारा एटम। When atom bond molecule such as H2 और H2O is formed। जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक बॉन्ड, तब जा करके हमारा एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स जैसे ये हमारे यहाँ पे दो ऑक्सीजन कंबाइन है, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन कंबाइन है, तब जा करके O3, O2, H2O जैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे मॉलिक्यूल है हमारे, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल भी हमारे कई टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं होमो एटॉमिक, कुछ होते हैं हेट्रो एटॉमिक। अगर सेम टू सेम एटम मिल करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए हैं तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और जहाँ पे डिफरेंट एटम ने कम्बिनेशन करके एक मॉलिक्यूल बनाया है उसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ये तीन एटम ने मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया H2O, जिसमें दो एटम तो सेम है लेकिन एक एटम डिफरेंट है, तो ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ है O एंड O, ये हमारे दो एटम हैं, दोनों के दोनों आपस में सेम है, तो ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। O3 होमोएटॉमिक है या हेटेरोएटॉमिक है, ये हमको पता करना है। तो कैसे बताएंगे? यू विल टेल इन द कमेंट सेक्शन कि O3 होमोएटॉमिक है या हेटेरोएटॉमिक है, ठीक है। होमोएटॉमिक कैसे पता करते हैं? जब सारे एटम सेम सेम होते हैं। और हेटेरोएटॉमिक कैसे पता करते हैं? जब कोई एक भी एटम अगर डिफरेंट हो गया तो वो हेटेरोएटॉमिक, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ हमारा ये लेक्चर होता है एंड विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।